जय हिंद दोस्तों, मैं राम अपने इस YouTube चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि कल से हमने YouTube पे एक नए वीडियो डालने की श्रृंखला जारी की है और उस श्रृंखला में क्या होगा कि जीएस के द्वारा, जीएस के माध्यम से जीएस के जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, सबका एक क्रमबद्ध अध्ययन करने की हमारी एक कोशिश है। और इस प्रयास में आप सभी को पता है कि हमने अभी पहला सब्जेक्ट जो उठाया है वो इंडियन पॉलिटी या भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन उठाया है। तो उसी सिलसिले में कल हमने कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ा सा आप लोगों को परिचय दिया था कि संविधान क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं, विश्व में कौन कौन से संविधान के प्रकार हैं, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या होती है, ये सारी चीज देखी थी। चलिए अब शेयर कर दीजिएगा सेशन को ज्यादा से ज्यादा। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है लोकतंत्र। ठीक है, आज का हम जो टॉपिक है हम इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे कि लोकतंत्र क्या होता है। आप सभी जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ये भारत की प्रस्तावना में भी लिखा है। हम लोकतंत्र के साथ साथ गणतांत्रिक देश भी है और हमने कुछ विशेषताएं संघात्मक शासन की भी लेके रखी हुई है। ठीक है, बहरहाल हम ये देखते हैं कि लोकतंत्र क्या है। तो सबसे पहले हम अगर देखें तो लोकतंत्र को अगर हम संधि विच्छेद करें तो ये लोक और तंत्र, लोक मतलब जनता और तंत्र मतलब शासन, मतलब एक ऐसा शासन जिसको जनता चुनती है, अपने लिए चुनती है और अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से चुनती है। एक प्रसिद्ध अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की एक प्रसिद्ध परिभाषा है जो आप सभी ने स्कूल टाइम पे भी पढ़ी होगी। जनता के लिए जनता द्वारा चुना गया शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र। तो अब पूरे विश्व में लोकतंत्र के कितने प्रकार होते हैं, किस देश में लोकतंत्र की कौन सी पद्धति अपनाई जा रही है, ये सारा हम इस वीडियो में आज चर्चा करने वाले हैं। और हमारा पूरा प्रयास है कि इस वीडियो के बाद लोकतंत्र को लेके आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, तो लोकतंत्र क्या है? तो सबसे पहले हम देखें कि लोकतंत्र को यदि हम डिफाइन करें तो तीन शब्द हमें याद रखना है। जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा चुना गया शासन, ये तीन शब्द हमें याद रखना है। ठीक, और जो कहीं ना कहीं अपने शब्द को पूरी तरीके से परिभाषित करता है कि लोकतंत्र क्या है। एक ऐसा तंत्र, एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें जनता की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी होती है। अब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष में क्यों कह रहा हूं ये अभी हम आगे समझते हैं। ठीक, तो अब्राहम लिंकन की परिभाषा आपको ध्यान से देखना है कि लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र को अब्राहम लिंकन ने परिभाषित किया है कि एक ऐसा तंत्र जो जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा खुद चुना जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लोकतंत्र। अब यदि हम बात करें तो लोकतंत्र के कितने प्रकार होते हैं, तो लोकतंत्र के मुख्य रूप से यदि हम देखें तो लोकतंत्र के दो प्रकार होंगे, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, अब हम इसको समझते हैं। तो यदि हम देखें कि लोकतंत्र का डिवीजन हम करें तो मुख्य रूप से लोकतंत्र का दो डिवीजन है, एक प्रत्यक्ष या डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा क्या हो गया? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ये पूरे विश्व में लोकतंत्र के आपको केवल ये दो प्रकार मिलने वाले हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होगा? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र वो होगा जिसमें जनता सीधे भागीदारी करती है, जिसमें जनता सीधे भागीदार होती है। अब किस चीज में भागीदार होती है? कानून बनाने में, नियम बनाने में डायरेक्ट भागीदार होती है। और अप्रत्यक्ष क्या होगा? तो अप्रत्यक्ष में, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता के प्रतिनिधि भागीदार होते हैं, मतलब सरकार चलाने में, सरकार बनाने में जनता के प्रतिनिधि भागीदार होते हैं। ठीक, अब ये व्यवस्था आप देखेंगे कि विश्व के अधिकांश बड़े देशों में ये व्यवस्था होगी। ऐसे देश जो छोटे देश हैं, जिनकी जनसंख्या कम है, उसमें ये। तो अगर हम एग्जांपल की बात करें तो ये हमारा हो गया स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में कैसा लोकतंत्र है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। लेकिन यदि हम बात करें अप्रत्यक्ष लोकतंत्र तो जैसे भारत हो गया, यूएसए हो गया, ठीक, ये सब क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण है। क्योंकि भारत, अमेरिका, चीन जैसे देशों में इतनी ज्यादा जनसंख्या है कि सभी को अगर भागीदार बनाएंगे तो कोई कानून बन ही नहीं पाएगा। इतने सारे आर्गुमेंट्स आएंगे, इतनी सारी बहस होगी। इसलिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता
अपना एक प्रतिनिधि चुन के भेज देता है। सामान्यतः आपको पता है कि लगभग 10 लाख के आसपास एक प्रतिनिधि की व्यवस्था चली आ रही है। तो 10 लाख जो जनता है वो एक प्रतिनिधि को चुनती है और उस प्रतिनिधि की वैल्यू जो होती है वो 10 लाख के जनता के बराबर होती है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, स्विट्जरलैंड, वहां जनता डायरेक्ट ही कानून बना लेती है, डायरेक्ट ही सरकार चलाती है। लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होगा, जनता सीधे भागीदार नहीं करेगी, बल्कि जनता सरकार चलाने के लिए, नियम बनाने के लिए अपने एक प्रतिनिधि को चुनेगी और उस प्रतिनिधि को वहां भेजेगी। ठीक है, तो लोकतंत्र में हमने ये दो प्रकार समझे। अब आप समझिएगा कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के भी दो भाग हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के भी दो भाग हैं। कौन कौन से? तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के दो भाग कौन से हैं? एक अध्यक्षात्मक लोकतंत्र और दूसरा संसदीय लोकतंत्र। अब जहां हमने बात की संसदीय लोकतंत्र, तो कुछ कुछ आपको ध्यान आ रहा होगा कि भारत में क्या है, संसदीय लोकतंत्र। अब अध्यक्षात्मक लोकतंत्र और संसदीय लोकतंत्र में डिफरेंस क्या है, तो ध्यान से देखिएगा। अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में या संसदीय लोकतंत्र में दो चीजें होती है, एक औपचारिक शक्ति और एक वास्तविक शक्ति। एक औपचारिक शक्ति हो गई और एक हो गई वास्तविक शक्ति। और जहां जहां अध्यक्षात्मक लोकतंत्र है, ये दोनों शक्तियां किसी एक व्यक्ति के ही हाथ में होंगी। जैसे हम अमेरिका की बात करें तो राष्ट्रपति, मतलब अमेरिका में अध्यक्षात्मक लोकतंत्र है तो वहां औपचारिक शक्ति का भी प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति, और वास्तविक शक्ति का भी प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति। तो जैसे एग्जाम्पल हमने क्या ले लिया यहाँ, यूएसए। अब संसदीय लोकतंत्र की यदि हम बात करें तो यहां भी दो चीजें हमें देखनी है। संसदीय लोकतंत्र में दो चीजें हमें क्या देखनी है, एक औपचारिक शक्ति और दूसरा वास्तविक शक्ति। एक औपचारिक शक्ति और दूसरा वास्तविक शक्ति। अब ये बताइए आप लोग, क्या भारत में संसदीय लोकतंत्र है तो क्या दोनों शक्तियां किसी एक व्यक्ति के हाथ में है कि अलग अलग? तो आप लोगों का आंसर होगा अलग अलग। औपचारिक शक्ति किसके पास है हमारे पास, हमारे देश में? राष्ट्रपति के पास। और वास्तविक शक्ति किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री के पास। तो अध्यक्षात्मक लोकतंत्र और संसदीय लोकतंत्र किसके भाग हैं? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के। आप वोट करते हैं तो या तो विधायक को चुनेंगे तो संघीय विधायिका, राज्य विधायिका में वो बैठेंगे, या आप एमपी को चुनेंगे या सांसद को चुनेंगे तो वो संघीय विधायिका या संसद में चुनेंगे। चुन आप रहे हैं लेकिन आपकी जो भागीदारी है वो लोकतंत्र में कैसी है? अप्रत्यक्ष। और यहाँ सीधे कौन चुनता है? जनता चुनती है। तो ध्यान रखेंगे, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र वाला देश क्या होता है, जिसमें औपचारिक शक्ति और वास्तविक शक्ति किसी एक के हाथ में ही होती है। वही हम बात करें संसदीय लोकतंत्र, तो संसदीय लोकतंत्र में औपचारिक शक्ति राष्ट्रपति के पास होगी और वास्तविक शक्ति प्राइम मिनिस्टर के पास होगी। जैसे भारत देश में किसको अपनाया है? संसदीय लोकतंत्र को। ठीक है, अब ये चीज ध्यान रखना है कि हमने जो संसदीय लोकतंत्र की जो व्यवस्था ली है वो किस देश से ली है? आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा संविधान के विदेशी स्रोत में कि भाई हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो किस देश से इंस्पायर है। जल्दी बताएं, कमेंट करें आप कि किस देश से इंस्पायर है। तो जो संसदीय शासन व्यवस्था भारतीय संविधान में ली गई है वो किससे ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। लेकिन फिर ऐसा क्या है कि ब्रिटेन का जो संसदीय लोकतंत्र है और भारत का जो संसदीय लोकतंत्र है वो डिफरेंस है? तो ध्यान दीजिएगा कि जो भारत है इसमें राज्य का मुखिया, भारत जो है इसमें राज्य का मुखिया क्या हो रहा है? इसमें राज्य का मुखिया निर्वाचित हो रहा है। राज्य का मुखिया मतलब कंट्री का जो हेड है वो निर्वाचित हो रहा है, यानी राष्ट्रपति। फिर इसके बाद यदि हम बात करें कि ब्रिटेन का संसदीय लोकतंत्र किस तरीके से अलग है, तो ब्रिटेन में हम क्या देख रहे हैं कि जो राज्य का मुखिया है, ब्रिटेन में जो राज्य का मुखिया है मतलब देश का जो मुखिया है यानी कि महारानी, क्या ये निर्वाचित है? नहीं। तो ये क्या है? वंशानुगत। ये क्या है?
वंशानुगत। ठीक है, अब अगर इतना समझ में आ रहा है तो दो कॉन्सेप्ट और हैं, उसको समझिएगा। ठीक, यदि इतना समझ में आ रहा है तो आप दो कॉन्सेप्ट और समझिएगा। ठीक, एक आप पढ़ते हैं रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र, और एक आप पढ़ते हैं डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि लोकतंत्र क्या होता है और गणतंत्र क्या होता है, क्योंकि लोकतंत्र में भी पहला शब्द लोक है और गणतंत्र में भी पहला शब्द गण है। दोनों का अर्थ क्या होता है, जनता। तो आप यहां बहुत बेहद मामूली सा अंतर है, इसको समझिएगा। ये हो गया गणतंत्र और ये हो गया लोकतंत्र, और भारत में दोनों सिस्टम अप्लाई हैं। गणतंत्र का मतलब क्या हो गया, जहां राष्ट्र का प्रमुख क्या होता है, निर्वाचित। इसको हम क्या बोलेंगे, गणतंत्र। याद रखिएगा, ये ब्रिटेन में नहीं है, वहां राष्ट्र का प्रमुख मनोनीत होगा। भारत में गणतंत्र है, वहां राष्ट्र का प्रमुख क्या होगा, निर्वाचित होगा। लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र मतलब जहां सरकार का प्रमुख कैसे होता है, निर्वाचित होता है, मतलब प्रतिनिधियों के माध्यम से। और जो प्रतिनिधि सरकार के प्रमुख को निर्वाचित या चुनते हैं वो भी जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भारत के संदर्भ में यदि हम देखें तो राष्ट्र का प्रमुख कौन हो गया, राष्ट्रपति, और सरकार का प्रमुख कौन हो गया, प्रधानमंत्री। ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा। प्रस्तावना में आपको दोनों तीनों शब्द मिल जाएंगे। अभी आगे चर्चा करेंगे संघात्मक शासन या फेडरल सिस्टम की। अभी हमने जो प्रस्तावना में ये आपने देखा होगा, लोकतांत्रिक देश है भारत, गणतांत्रिक देश है, तो इसका मतलब ये है। और ध्यान रखिएगा, भारत में कैसा लोकतंत्र है, संसदीय लोकतंत्र। अमेरिका में कैसा लोकतंत्र है, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। अध्यक्षात्मक लोकतंत्र क्या है, जहां वास्तविक शक्ति और औपचारिक शक्ति किसी एक के हाथ में हो। और संसदीय लोकतंत्र क्या है, जहां औपचारिक शक्ति किसी एक के हाथ में हो और वास्तविक शक्ति किसी दूसरे के हाथ में हो। अब हम चर्चा करते हैं भारतीय लोकतंत्र की। अब हमारी चर्चा का विषय होगा वो होगा भारतीय लोकतंत्र। तो आप सभी ने विभिन्न एग्जामों में एक क्वेश्चन जनरली देखा होगा, एक क्वेश्चन ये देखा रहता है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है वो कौन है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो गया अपना मीडिया या प्रेस। तो लोकतंत्र के जो तीन स्तंभ हैं आज हम उनकी चर्चा करने वाले हैं कि लोकतंत्र के जो तीन स्तंभ हैं भारत में वो क्या है। तो देखिए, लोकतंत्र के जो तीन स्तंभ हैं उसमें सबसे पहले हमने क्या लिया, विधायिका, या इसको अपन व्यवस्थापिका भी बोलते हैं या इंग्लिश में लेजिस्लेचर बोलते हैं। फिर नेक्स्ट कार्यपालिका या इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव, और नेक्स्ट न्यायपालिका या जुडिशरी। बहुत ध्यान से समझिएगा, खासतौर से आज का वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो तैयारी नहीं करते। उन लोगों के लिए क्यों है, क्योंकि आप जिस देश में रह रहे हैं उस देश में कौन सी शासन व्यवस्था के तहत क्या क्या होता है ये चीज समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब विधायिका का काम क्या है, विधायिका का काम क्या है, कानून को बनाना। ठीक है, कानून बनाना, ये हो गया हमारा विधायिका का काम। उसी कानून को लागू या एग्जीक्यूट कराने का काम कौन करता है, कार्यपालिका, मतलब कानून को लागू करना। ठीक, और न्यायपालिका का क्या है, न्याय दिलाना, मतलब जो कानून लागू हुआ है उससे किसी के मूल अधिकारों का या किसी भी चीज का हनन तो नहीं हो रहा, उसके लिए न्यायपालिका बैठी है। तो ये तो हो गए इनके कार्य। ठीक, और यहाँ पे चौथे स्तंभ के रूप में हम किसको देखते हैं, प्रेस या मीडिया को। चौथे स्तंभ के रूप में प्रेस या मीडिया को। ठीक, अब एक और उस वर्ड की बारी आ रही है जो अब हम आपको समझाएंगे। आपने देखा होगा कि प्रस्तावना में एक और वर्ड है संघात्मक। ठीक, फेडरल। तो फेडरल का मतलब क्या है, बेसिकली यदि हम देखें कि फेडरल सिस्टम क्या होता है, तो फेडरल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य के मध्य परस्पर रूप से बटा होता है। ठीक, तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, एक गणतांत्रिक देश है, और साथ ही साथ यहाँ फेडरल सिस्टम भी है जिसमें
केंद्र के पास कुछ शक्तियां हैं, राज्य के पास कुछ शक्तियां हैं। जो आप 7वीं अनुसूची में सूचियां पढ़ते हैं, संघ सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची है, तो उसमें क्या है, उसमें ऐसे रूल्स हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें रूल्स या रेगुलेशंस बनाने का अधिकार या तो केंद्र के पास है या तो राज्य के पास है। और समवर्ती में ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें क्या हो रहा है, केंद्र भी कानून बना सकती है, राज्य भी कानून बना सकती है। तो भारत में आपको ये चीज ध्यान रखना है कि संघात्मक शासन है जिसके तहत शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य के मध्य बराबर रूप से हुआ है। अब संघात्मक शासन के चलते हमने क्या किया है भारत देश में क्या सिस्टम है, भारत देश में सिस्टम ये है कि जो विधायिका है इसका भी जो डिवीजन है वो 2 स्तर पे है। एक केंद्रीय विधायिका, केंद्र स्तर पे केंद्रीय विधायिका, राज्य स्तर पे राज्य विधायिका, ठीक है, केंद्र स्तर पे केंद्रीय विधायिका, राज्य स्तर पे राज्य विधायिका, ठीक है। विधायिका का बेसिकली जो काम था वो क्या था, कानून बनाना, लॉस बनाना, एक्ट बनाना, नियम कानून जो भी है वो बनाना, ठीक। अब केंद्रीय स्तर पे जो विधायिका है उसका प्रचलित नाम क्या हो गया, उसका प्रचलित नाम हो गया संसद या पार्लियामेंट। और राज्य स्तर पे जो विधायिका है उसका प्रचलित नाम क्या होगा, उसका प्रचलित नाम होगा राज्य विधान मंडल, स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधान मंडल, ठीक। अभी इस वाले सेक्शन में आते हैं, पहले इसको समझते हैं, ठीक है। संसद क्या करती है, संसद जो कानून बनाती है वो पूरे देश में, पूरे केंद्र में लागू होती है। राज्य विधानमंडल अपने अपने राज्यों के हिसाब से कानून बना लेते हैं, ठीक है। अब हम बात करें कि संसद, जो आप सभी जानते हैं 3 अंग होते हैं संसद के, कौन कौन से, एक राज्यसभा और एक लोकसभा और एक राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ठीक। ये संसद के 3 अभिन्न अंग हैं। वैसे ही यदि हम राज्य विधानमंडल की तरफ जाएं तो राज्य विधानमंडल के भी 3 अंग होते हैं। ये अलग बात है कि हर राज्य में विधानमंडल के 3 अंग नहीं है। तो इसके 3 अंग कौन से हो गए, एक विधान परिषद लेजिस्लेचर काउंसिल, एक विधान सभा लेजिस्लेटिव असेंबली और एक गवर्नर, ठीक। ये भी 3 अंग हैं, ठीक है। अब यहां थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि विधानमंडल के आगे 2 वर्ड लगते हैं, एक सदनीय और द्विसदनीय। तो ऐसे राज्य जहां पे विधानमंडल के दोनों सदन है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार, वहां विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। तो हम उस संदर्भ में या उस दृष्टि से क्या बोलते हैं कि वहां का विधानमंडल द्विसदनीय है। लेकिन अगर अपन मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में विधानमंडल का केवल एक ही सदन है, विधानसभा। तो मध्य प्रदेश का विधानमंडल अगर देखेंगे तो गौर पाएंगे, आप देखेंगे कि विधानसभा और गवर्नर बस है। लेकिन अगर महाराष्ट्र का देखेंगे तो महाराष्ट्र के विधानमंडल में विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है और गवर्नर भी है। जनरली इसका काम क्या है, कानून बनाना। और आप सभी जानते हैं कि कानून कैसे बनता है, प्रस्ताव पहले राज्यसभा में जाएगा या लोकसभा में जाएगा, दोनों जगह से पास होगा, देन राष्ट्रपति उस पर साइन करेंगे, तब जाके वो एक्ट बनेगा, कानून बनेगा। ठीक यही प्रोसेस यहाँ राज्यों में भी होती है। विधान परिषद, विधानसभा से प्रस्ताव पास होगा, विधान परिषद से प्रस्ताव पास होगा और गवर्नर उस पर साइन करेंगे, तो क्या बन जाएगा, वो एक्ट बन जाएगा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, लोकतंत्र का जो पहला स्तंभ है वो विधायिका है, लेजिस्लेचर है, जिसका प्रमुख काम क्या है, कानून बनाना। विधायिका को हमने 2 भागों में क्यों बांटा, क्योंकि हमने संघात्मक शासन को अपनाया है और संघात्मक शासन की हमने पूरी विशेषताएं नहीं अपनाई हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। ये एक स्टेटमेंट दिया है, अर्ध संघात्मक या क्वासी फेडरल स्टेट बोला है। किसने बोला है, तो ये बोला है के.सी. वियर ने। के.सी. वियर एक सज्जन है, उन्होंने ये बोला है कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। और अर्ध संघात्मक राज्य है
क्यों? क्योंकि हमने संघात्मक राज्य की पूरी विशेषताएं नहीं अपनाई है संघात्मक शासन की। हमने संघात्मक शासन की जो एक प्रमुख विशेषता है कि केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन हो, और ये विभाजन ही तो हम पढ़ रहे हैं कि विधायिका का हम एक विभाजन कर रहे हैं केंद्र स्तर पे, एक विभाजन कर रहे हैं राज्य स्तर पे, तो ये हो गया विधायिका। अब विधायिका के बाद हम क्या समझने वाले हैं? कार्यपालिका। विधायिका के बाद अब हम समझने वाले हैं कार्यपालिका। तो कार्यपालिका में भी संघात्मक शासन के चलते हमने दो भागों में उसका क्या किया है? विभाजन किया है। और कार्यपालिका का कार्य क्या है? तो कार्यपालिका का कार्य है विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना। इसमें भी अगर हम देखें तो दो भागों में, एक केंद्रीय कार्यपालिका और एक राज्य कार्यपालिका। ठीक, यदि आप संविधान के भाग 5 का अध्याय 1 पढ़ोगे तो उसमें लिखा है द यूनियन एग्जीक्यूटिव, संघीय कार्यपालिका, जो आर्टिकल 52 से आर्टिकल 78 तक है। अब हम यहाँ पे प्रमुख रूप से ये देखें कि संघीय कार्यपालिका में कौन कौन होता है। तो संघीय कार्यपालिका में प्रधानमंत्री, ठीक है, मंत्रिपरिषद, ठीक है, और ऑफिसर्स, ये होंगे। अभी ध्यान रखिए, थोड़ा समझिएगा, मैं समझा दे रहा हूं, जो आपको यहां डाउट आ रहा होगा ना कि मैंने कुछ चीजें नहीं लिखी, अभी बस ध्यान रखिए। फिर यहां पे हम देखें तो यहां पे कौन होगा? मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद। अब मंत्रिपरिषद में सभी लोग, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो, चाहे वो राज्य मंत्री हो, चाहे उप मंत्री हो, और यहां भी ऑफिसर्स जो सीनियर आईएएस आईपीएस होते हैं वो, ठीक, ऑफिसर्स, ठीक है। अब यहां ध्यान रखिएगा कि जैसे कुछ लोग ये बोलते हैं कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद तो विधायिका का भाग है। हाँ, बिल्कुल सही है, ये विधायिका का भाग है, क्योंकि यही लोग तो लोकसभा और राज्यसभा में भी बैठे हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई राष्ट्रपति भी विधायिका का भाग है, तो राष्ट्रपति कार्यपालिका का भी भाग होता है, और विधायिका के तहत संसद में ये देखो आप राष्ट्रपति हैं, ठीक है। अभी हमें समझने के हिसाब से ये चीज ध्यान में रखना है। अब हम संविधान का भाग 5 देखेंगे, तो संविधान के भाग 5 के अध्याय 1 में क्या लिखा है कि संघीय कार्यपालिका में कौन कौन होगा? राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री होगा, मंत्रिपरिषद होगा और महान्यायवादी होगा। वैसे यदि अगर हम राज्य कार्यपालिका में देखें तो राज्य कार्यपालिका में कौन होगा? राज्यपाल होगा, मुख्यमंत्री होगा, मंत्रिपरिषद होगा और महाधिवक्ता होगा, ठीक है। लेकिन अभी हम यहाँ समझ रहे हैं कि कानून को लागू करने का प्रमुख रूप से दायित्व किनके ऊपर है? इनके ऊपर। विधायिका ने यदि कोई कानून बनाया है, उसको लागू करने का प्रमुख दायित्व किसके ऊपर है? इसके ऊपर। अब यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, इन दो को अगर हम कवर करें तो इन दो के लिए वर्ड क्या है? अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका, चाहे हम स्टेट की बात करें राज्य कार्यपालिका में या केंद्रीय कार्यपालिका में, यहां भी वर्ड क्या आएगा? यहां भी वर्ड आएगा अस्थायी कार्यपालिका। क्यों बोला जाता है इसको अस्थायी कार्यपालिका? क्योंकि ये प्रत्येक 5 साल में बदलते हैं। अब ये जरूर नहीं है कि एक बार जो पीएम है वो अगली बार पीएम हो तो आप बोले कि नहीं बदले, मतलब सरकार तो हर 5 साल में नई बार गठित हो रही है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अस्थायी। और इनको ऑफिसर्स को अपन क्या बोलते हैं? स्थायी कार्यपालिका। क्यों बोलते हैं स्थायी कार्यपालिका? क्योंकि जितने भी ये सीनियर्स ऑफिसर्स हैं ये 62 या 65 की एज में ही रिटायर्ड होंगे, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? स्थायी कार्यपालिका। और इनको क्या बोला जाता है? अस्थायी कार्यपालिका। मान लीजिए किसी एग्जाम में आप के सामने ये क्वेश्चन आ जाए कि कार्यपालिका को कितने भागों में बांटा है, तो बेसिकली डिवीजन ऑफ ऑप्शंस के हिसाब से देखिएगा कि केंद्रीय कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। लेकिन यदि ये क्वेश्चन आ जाए कि कार्यपालिका अस्थायी भी होती है और स्थायी भी होती है, तो ये मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। अब बहुत ध्यान से सुनना है कि लोकतंत्र के 2 चरणों में या 2 स्तंभ में विधायिका और कार्यपालिका में संघात्मक शासन के तहत हमने डिवीजन कर दिया है, केंद्र स्तर पे और राज्य स्तर पे। लेकिन क्या न्यायपालिका में भी डिवीजन है?
तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जैसे केंद्र के लिए सुप्रीम कोर्ट हो गया, राज्यों के लिए हाई कोर्ट हो गया, जिलों के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया। तो इस कॉन्सेप्ट को देखते हुए वो सोच समझते हैं कि हाँ, न्यायपालिका में भी शक्ति का विभाजन है। पर याद रखिएगा, भारत की न्यायपालिका के लिए दो शब्द आपको याद रखना है। एक, भारत की जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है। किससे स्वतंत्र है? कार्यपालिका से और विधायिका से। ठीक, स्वतंत्र या इंडिपेंडेंट। और दूसरा हम वर्ड क्या करते हैं? एकीकृत। भारत की जो न्यायपालिका है वो एकीकृत है या इंटीग्रेटेड है। इसका मतलब क्या हुआ कि जुडिशियरी के किसी भी स्टेज पे शक्तियों का विभाजन नहीं है। तो भारतीय न्यायपालिका के सर्वोच्च पे कौन बैठा है? भारतीय न्यायपालिका के सर्वोच्च पे आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट है, फिर उससे नीचे जाएं तो हाई कोर्ट है, फिर उससे नीचे जाएं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, और फिर इसके अंडर में क्या है? सब ऑर्डिनेट कोर्ट है। ठीक है, अब यहां पे ध्यान रखना, यदि न्यायपालिका में शक्तियों का विभाजन होता तो कोई भी व्यक्ति हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं करता, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजंस के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं करता। दूसरी बात, इंटीग्रेटेड का एक और उदाहरण क्या है कि सुप्रीम कोर्ट इन सब की निगरानी करता है। सुप्रीम कोर्ट के पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है और सुप्रीम कोर्ट के पास अपीलीय अधिकारिता भी है। मतलब सुप्रीम कोर्ट यदि चाहे तो हाई कोर्ट के अगेंस्ट अपील ले सकता है। तो इस बात से आपको ये ध्यान रखना है कि न्यायपालिका में किसी भी चरण में शक्तियों का विभाजन नहीं है। भारत की न्यायपालिका एकीकृत या इंटीग्रेटेड है और भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र या इंडिपेंडेंट है। स्वतंत्र का मतलब कि न्यायपालिका पे कार्यपालिका और विधायिका का कोई दबाव नहीं है, स्वतंत्र रूप से उसका काम है न्याय दिलाना। और इंटीग्रेटेड का मतलब है किसी भी स्टेज पे शक्ति का कोई विभाजन नहीं है। हालांकि प्रैक्टिकल रूप से हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि राज्यों के लिए हाई कोर्ट है और देश के लिए सुप्रीम कोर्ट है और जिला के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो ऐसा नहीं है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो आज के इस टॉपिक का या आज के इस लेक्चर का एक ही मोटो था कि बच्चों को ये समझाया जाए कि लोकतंत्र क्या है और विश्व के किन किन देशों में किस किस टाइप का लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र को एक सरल शब्दों में आपको याद रखना है, जनता का शासन, जैसा कि उसके नाम से स्पष्ट हो रहा है। ठीक है, फिर लोकतंत्र को दो प्रकारों में बांटा है, प्रत्यक्ष में और अप्रत्यक्ष में। प्रत्यक्ष मतलब जहां जनता सीधे पार्टिसिपेट करे, अप्रत्यक्ष मतलब जहां जनता के प्रतिनिधि पार्टिसिपेट करें। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को भी हमने दो भाग में देखा है, एक अध्यक्षात्मक लोकतंत्र और एक संसदीय लोकतंत्र। अध्यक्षात्मक लोकतंत्र का मेन अर्थ क्या है कि जहां औपचारिक और वास्तविक शक्ति किसी एक के हाथ में हो, जैसे अमेरिका में औपचारिक शक्ति और वास्तविक शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में है। फिर उसके बाद संसदीय लोकतंत्र में हमने क्या देखा कि संसदीय लोकतंत्र मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां औपचारिक शक्ति किसी एक अलग के हाथ में हो और वास्तविक शक्ति किसी एक अलग के हाथ में हो। जैसे भारत की अगर हम बात करें तो भारत में औपचारिक शक्ति का जो प्रमुख है वो कौन है? राष्ट्रपति। और वास्तविक शक्ति का जो प्रमुख है वो कौन है? प्रधानमंत्री। ठीक, फिर हमने समझा दो कॉन्सेप्ट कि गणतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्या है। तो एक गणतंत्र और लोकतंत्र में कुछ लोग बिल्कुल एक मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गणतंत्र का कॉन्सेप्ट आप किसी को भी ये बताएं कि जहां देश का प्रमुख निर्वाचित हो या चुना जाए। ठीक है, और गणतंत्र के बाद यदि लोकतंत्र की बात करें तो जहां सरकार का प्रमुख जनता द्वारा चुना जाए। हम ब्रिटेन से हमने संसदीय शासन प्रणाली ली है, लेकिन ब्रिटेन में और हम में क्या अंतर है कि ब्रिटेन में जो राज्य का मुखिया होता है यानी महारानी होती है वो वंशानुगत होती है, जबकि भारत में जो राज्य का मुखिया होता है वो निर्वाचित होता है। तो आई होप कि आज के लेक्चर में आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि हम संविधान का एक क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे, इसलिए अभी हम 2, 3, 4 वीडियो तक संविधान के भाग स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि 2-4 भाग स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे संविधान सभा है, प्रस्तावना है, अनुसूचियां हैं, ये सारे टॉपिक्स हैं। कैसे भाग पहले 22 थे, फिर कैसे वो 25-26 हुए, फिर कौन कौन से भाग हटे, किस किस संशोधन के द्वारा हटे, और एट प्रेजेंट अभी वर्तमान में काउंटिंग के हिसाब से कितने भाग हैं और सीक्वेंस नंबर के हिसाब से कितने भाग हैं। इन सब पे जब चर्चा हो जाएगी 3-4 वीडियो के माध्यम से, उसके बाद फिर हम भाग 1, भाग 2, भाग 3 चालू करेंगे। चलिए, तो मैं राम गोस्वामी आप सभी लोगों से विदा लेता हूं।
अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।